हेलो एवरीवन, पॉलिटी के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे आपातकालीन प्रावधान के। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन के प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकाल में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है। सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं और बिना संशोधन किए संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के आधार की बात करें तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह पर कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा आक्रमण के आधार पर होता है तब यह आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश अथवा केवल किसी भाग पर लागू हो सकता है। ये प्रावधान 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रारंभ में तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह से परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, न कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने किया था। वहीं 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के परिधि से बाहर रखा था, किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी। जैसा कि हम जानते हैं, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा राष्ट्रीय आपातकाल की समीक्षा करने पर इसे अदालत द्वारा चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब आपातकालीन संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि की बात करें तो संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 महीना तक जारी रहेगा। संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। परंतु यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो, आपातकालीन अनुमोदन के बिना ही जारी रहेगा। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहता है। इस बीच राज्यसभा ने इसको जारी रहने के लिए अनुमोदित कर दिया हो। ठीक है, आपातकालीन घोषणा अथवा इसकी जारी रहने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सदनों के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। यह प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले साधारण बहुमत से पारित होता था। इसके अलावा उद्घोषणा की समाप्ति की बात करें तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है समाप्ति के लिए। लोकसभा की सदस्य संख्या 1/10 राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो लिखित रूप से नोटिस दे तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा समाप्त करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की बात करें तो केंद्र राज्य के कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश दे सकती है। संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से राज्य विधानसभा में भी किया जा सकता है। मूल अधिकार पर प्रभाव की बात करें तो अनुच्छेद 358 कहता है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छोड़कर इस आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 के 2 प्रतिबंध लगाया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा आक्रमण के आधार पर निलंबन है, न कि सशस्त्र विद्रोह में। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार जो हैं युद्ध अथवा आक्रमण के आधार पर निलंबित हो सकते हैं, न कि सशस्त्र विद्रोह में। ठीक है,
वहीं अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करते हैं। वहीं अब तक आपातकाल की घोषणाएं कितनी बार हुई है तो उसकी बात करें तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में लगा था जब चीन ने आक्रमण किया था। वहीं दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। वहीं तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में, दूसरी तथा तीसरी दोनों आपातकाल घोषणाएं 1977 में समाप्त हो गईं। वहीं राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र असफल हो जाने पर केंद्र सरकार राज्य को अपने नियंत्रण में ले सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है या राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बड़ी दुर्भाग्य की बात है अनुच्छेद 356 का प्रयोग लगभग साल में 2 बार लग ही जाता है मनमानी तरीके से। इसके अलावा अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करे तो आपातकाल लग सकता है उस राज्य में। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की बात करें या समय अवधि की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। दोनों सदन सहमत हैं तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक के लिए संसद के प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को समान बहुमत से पारित होना चाहिए। वहीं वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसकी अनुमोदन की बात करें तो वित्तीय घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। इसका प्रभाव क्या होता है? केंद्र राज्यों के वित्तीय मामले में दिशा निर्देश दे सकती है। राज्य के सभी वर्गों के सेवकों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है।